नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शीत युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि शीत युद्ध क्या था, यह किन देशों के बीच चला और किस कारणों की वजह से, और इसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप अगर 12th क्लास में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि शीत युद्ध का दौर यानी महाशक्तियों का उदय और संघर्ष के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जब बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर, जो बहुत एक महत्वपूर्ण माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये जो है सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, बहुत सारे बोर्ड के लिए है, स्टेट बोर्ड के लिए, जो जहां पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विषय सूची। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि विषय सूची पर यहाँ पर दिख रहा है आपको विषय सूची। सबसे पहले हम जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, यानी शीत युद्ध के बारे में जानेंगे, परिचय। तो शीत युद्ध से जानने से भी पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, नहीं कैसे ये कहां से शुरुआत होता है और कब से शुरू माना जाता है शीत युद्ध के बारे में, नहीं कब कहा जाता है कि ये कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि जानेंगे। क्या जानेंगे? शीत युद्ध की पृष्ठभूमि। उसके बाद जानेंगे शीत युद्ध का उदय, यानी उसका उदय का क्या कारण था। ठीक है ना। उसके बाद जानेंगे कि शीत युद्ध के दौरान उपस्थित हुए संकट, यानी कौन कौन सा संकट हुआ शीत युद्ध के दौरान, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि द्विध्रुवी, क्या लिखा हुआ है, द्विध्रुवीयता का अर्थ, यानी दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे अमेरिका के सैनिक गुट, अमेरिका के कौन कौन सा सैनिक गुट था, नहीं। उसके बाद जानेंगे कि सोवियत संघ का सैनिक गुट, सोवियत संघ का सैनिक गुट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, तनाव शैथिल्य के दौर एवं उसका प्रभाव। तनाव शैथिल्य का दौर किस काल को माना जाता है, कब को माना जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसका प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद बोला है गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी इस दो अलग अलग सैनिक गुट के बीच में एक कौन सा गुट आ जाता है, बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कि भारत और शीत युद्ध के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले, यानी शीत युद्ध से भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हुए मामला में हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आगे चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिचय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, परिचय। परिचय से अगर बात करें तो हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, नहीं, और एक पर्सपेक्टिव व्यू से देखे तो इतिहास इसका हम खंगाल रहे हैं, तो इतिहास भी इसके बारे में बोल सकते हैं कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान को जोड़कर हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि परिचय, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परिचय। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस वह सामाजिक विज्ञान है जो राज्य और सरकार, सत्ता, राजनीति, संविधान, कानून, नीतियों और नागरिकों के अधिकार कर्तव्यों का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो सरकार है राज्यों में या किसी देश में, वो उसके संविधान और कानून के नीतियों, नागरिकों के ऊपर या नागरिकों के अधिकारों के रूप में या अधिकारों का बात करता हो, उसके कर्तव्यों का बात करता हो, उसी अध्ययन को क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे या राजनीतिक विज्ञान बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आसान शब्दों में अगर इसे समझे, आसान शब्दों में अगर इसको परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे, राजनीतिक विज्ञान यह समझाने की कोशिश करता है, राजनीतिक विज्ञान यह समझाने की कोशिश करता है कि देश कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चला जाता है, सरकार सत्ता कैसे हासिल करती है, सरकार सत्ता कैसे हासिल करती है और उसका उपयोग कैसे करती है, कुल मिला के। उसके बाद क्या हो रहा है कि जनता और सरकार के बीच क्या कम्युनिकेशन होती है, किस प्रकार की रिलेशन होती है, इसके बारे में पढ़ाई अगर अध्ययन किया जाता है तो हम बोलते हैं कि वो राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। आप लोग स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते जाइएगा, या तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिए फिर उसको देख लीजिएगा। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। किसे बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल को नहीं। ये 4वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक हुए, 4वीं ईसा पूर्व शताब्दी के महान दार्शनिक हुए, यही है अरस्तु। ये कौन है,
अरस्तु, ठीक है ना। और यहां पर देखिए ध्यान से, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध बुक पॉलिटिक्स है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। यानी एक ही पुस्तक लिखा गया, बहुत सारे पुस्तक लिखे, 4000 से ऊपर पुस्तक लिखे, जिसमें से एक महान पुस्तक या प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और इसके बारे में डिटेल से हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं इसी चैनल पर, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में का लिंक डाल दिया जाएगा फर्स्ट वीडियो का। तो यहाँ पर क्या होता है, अरस्तु के अनुसार से राजनीतिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है। तो यहाँ पर क्या है, अरस्तु का ये चित्र है, फोटो है, और ये हमारा भारत की नया संसद भवन है। ये हमारा क्या है, नया संसद भवन है, जो एक त्रिभुज के आकार में है, और पुराना संसद भवन हमारा ये वाला है, जो एक गोलंबर के आकार में है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय कोर्ट है, जो बहुत पूर्ण माना जाता है। समझ में आ रहा है। तो तीनों का अलग अलग आपको संरचना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, चलिए यहां से थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि हम जान रहे हैं, शीत युद्ध का पृष्ठभूमि जान रहे हैं कि शीत युद्ध कहां से शुरू हुआ है, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर हम जानेंगे इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, दूसरा विश्व का जब बात कर रहे हैं, दूसरा विश्व जब शुरू हुआ, उस समय से आपको क्या माना जा रहा है, ठीक है ना। उसको चलाएगा मत, उसको, ठीक है ना। वो लाइट को बंद करो, उस लाइट को बंद करो, दोनों को। चलो, तो यहां पर दूसरा विश्व युद्ध कब, दूसरा विश्व युद्ध संसार का सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था। यानी कहने का मतलब, इसमें इतना लोगों का हानि हुआ, क्षति हुआ, माल जाल की इतनी क्षति हुई जो कल्पना से भी परे थे, ठीक है ना। क्यों हम बोल रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे इसके बारे में। दूसरा विश्व युद्ध का अगर बात करेंगे, इससे पहले हम पहला विश्व युद्ध थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पहला विश्व युद्ध का जब बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब बात करते हैं, तो उसमें वो कब से कब तक चला था, तो कहोगे 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक ये चला था, जिसमें भारत के अहम भूमिका थी। यानी अंग्रेजों के तरफ से भारत के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज को साथ दे रहे थे इसमें। नहीं, क्यों, क्योंकि भारत को बहुत सारे बातें कहेगी कि हम देंगे आपको, या आजादी के रूप में भी कुछ हम देंगे, लेकिन आजादी शब्द नहीं आया था। लेकिन गांधी जी इस पे सहमति होकर भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि किसके लिए, ब्रिटेन के सैनिक में शामिल होने के लिए बात कही। उसके बाद चलते हैं, इसी तरह से चलता रहा, और फिर दूसरा विश्व शुरू होता है। इसके बीच बहुत सारी चीजें हुआ, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो दूसरा विश्व जो है, दूसरा विश्व संसार का सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था। युद्ध का समय, युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1939 में। ये वो समय है जब हमारे देश गुलाम के जंजीरों से एक पीक पर था, एक पीक पर बोल सकते हो कि पीक पर पहुंचने वाला ही था, यानी आजादी के लिए हमारा देश। और यही एक समय था, ये दूसरा विश्व युद्ध दुनिया के लिए तो खराबी था, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं तो फायदा के लिए था। क्यों, क्योंकि देश इसी समय आजादी के मतलब गुलाम के जंजीरों से छूटता है। यही एक युद्ध बहुत खतरनाक हो जाता है, जो हमारे देश के लिए फायदा पहुंचाता है। दूसरा विश्व का बात कर रहे हैं, तो ये 1939 से शुरू होता है और 1945 तक चलता है। कब से, 1939 और 1945 से 1945 तक चलता है। दूसरे विश्व में अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं बहुत स्थिति इसका खराब हो जाता है, जिसके कारण भारत भी इससे आजादी मिल जाता है। अंग्रेज भी चाहता है कि अंग्रेज अब इसको आजादी हम दे दे, लेकिन इतना आसानी से आजादी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। उसका तो क्या है, युद्ध का कारण क्या है, यानी दूसरा युद्ध का क्या कारण है, सो बोल रहा है। दूसरा युद्ध, जर्मनी के शासक हिटलर ने दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि जर्मनी क्या चाह रहा था कि दूसरे देशों पर हम कब्जा करें। कौन जर्मनी के शासक थे उस समय, हिटलर थे। कौन थे, हिटलर। तो हिटलर चाह रहा था कि दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहा। क्यों कब्जा करना चाह रहा था, क्योंकि इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं बहुत सारे परेशान किया गया, ठीक है ना, हिटलर को खास करके। उसके बाद क्या बोला, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। सबसे पहले देखो, यहीं से शुरुआत होता है। जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और इस हमले की वजह से इसी से युद्ध शुरू हो गया। यानी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और पोलैंड पर हमला जैसे ही किया, ये युद्ध क्या है, चिंगारी भड़क गया।
और चिंगारी भड़क गया तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया दो गुटों में बट गया, या बोल सकते हो कि विश्व युद्ध यहाँ से विश्व युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसका बात तो करते हैं। इस युद्ध में कितने शामिल थे? तो दो गुट शामिल थे। इस युद्ध में कितने गुट शामिल थे? तो कहोगे दो गुट। दो गुट में कौन कौन से देश थे इसके बारे में समझ लिए। इस युद्ध में दो गुट शामिल थे। कौन सा युद्ध का वार कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दो गुट, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र के रूप में बटा। एक का नाम था धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे? जर्मनी, इटली, जापान। जबकि धुरी राष्ट्र को आगे चलकर हार मिलता है, जबकि मित्र राष्ट्र को यही जीत मिलती है। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और अमेरिका। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध तक रसिया और अमेरिका दोनों एक साथ रहा, यानी मित्र गुट में था, वही आगे चलकर 1945 से एक दूसरे का दुश्मनी बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र है जो दोनों गुट में है। तो धुरी राष्ट्र में 3 देश है और मित्र राष्ट्र में 4 देश महत्वपूर्ण रूप से है, इसलिए जीत जाता है। ठीक है ना। और ये अमेरिका के कारण जीत जाता है क्योंकि परमाणु बम छोड़ देता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, भारत की पृष्ठभूमि या भारत की भूमिका, यानी इस जो द्वितीय विश्व युद्ध में है, इसमें भारत की क्या भूमिका रहा, इसके बारे में थोड़ा समझिए। थोड़ा सा भारत की भूमिका क्या थी? भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था। भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था। भारत ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भाग लिया, यानी भारत इस समय भी सैनिक, कहीं ना कहीं गांधी जी ने इस समय भी अंग्रेजों को सैनिक के लिए भेजा, यानी जो भारतीय लोग था उस अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए भेजा। बहुत से भारतीय सैनिक युद्ध में शामिल हुआ और बहुत सारे अपने बलिदान भी कहीं ना कहीं दे दिए। और खास करके अगर इंग्लैंड का साथ दिए तो अपने देश के लिए कि कुछ हमें इससे आजादी मिले। दूसरा तरफ युद्ध का अंत, यानी दूसरे विश्व का युद्ध का अंत कैसे हुआ समझिए। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण किया। युद्ध समाप्त हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बता ही देते हैं जब युद्ध का अंत कैसे हुआ। बिल्कुल यही माना जाता है कि युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था। उसी दौरान क्या किया अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक का नाम है हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी। ठीक है। अमेरिका ने क्या कर दिया? 6 अगस्त 1945 में 6 अगस्त 1945 में एक बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या बोलेगा? छोटा बच्चा। क्या बोलेंगे? लिटिल बॉय। इस बम का नाम ही था छोटा बॉय, छोटा लड़का या छोटा बॉय। ठीक है ना। ये इसकी वजन जो थी ये करीब 15 टन से लेकर 15 टन के बराबर था। 15 से 20 टन का था। कितना था? 15 से 20 टन का, जो हिरोशिमा पे गिराया गया। नहीं, इसके बारे में एक वीडियो हम लाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, अमेरिका ने जापान के एक शहर है जो हिरोशिमा है, ये 6 अगस्त 1945 में इसको गिरा दिया। कहां पे? तो कहोगे जापान के हिरोशिमा में। ठीक है। फिर भी युद्ध समाप्त होने के नाम ले रहा था और जापान सरेंडर नहीं किया। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद फिर से नागासाकी पर, यानी जापान की ही एक शहर है नागासाकी, उस पर फिर से 9 अगस्त 1945 में एक और बम गिराया जिसका नाम था मोटा आदमी, यानी फैट मैन। मोटा आदमी। और जो हिरोशिमा पर गया था उससे भी भयानक था, जो लगभग 20 टन के बराबर था बम। कितने टन के? 20 टन के बराबर था। और इसके बाद जापान के शासक क्या कर दिए? जापान के शासक सरेंडर कर दिए। किसके सामने? अमेरिका के सामने। और इसी अनुसार से ये युद्ध जो था पुनर्विराम हो गया, नहीं यानी रुक गया। और कहीं ना कहीं इसलिए हम मानते हैं इस युद्ध का अंत यहीं से हुआ। ठीक है। जो आप
यहीं से शुरुआत होता है शीत युद्ध का। यहीं से क्या होता है, यहीं से शुरुआत होता है शीत युद्ध का। क्यों? क्योंकि इसी गुट में, मित्र राष्ट्र में ही क्या था, एक अमेरिका भी था और रसिया भी था। रसिया जो एक सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा था, वही अमेरिका एक अलग रूप में था। जो अमेरिका किस विचारधारा के लोग हैं, तो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, और सोवियत संघ जो है एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं इन्फ्लैक्ट तो होगा ही, दोनों में डिफरेंट, दोनों में विचारों की जो समझ है विविधता ही हो गई। तो इसी के आधार पे अब यहां पर होड़ होने लगा, क्या चीज का, हथियारों का होड़, बम का होड़, परमाणु बम का होड़, एटम बम का होड़ होने लगा। क्योंकि ये शौक हो गया रसिया कि अमेरिका बम इतना बड़ा बना लिया, मुझे बनाया नहीं, मेरे मतलब गुट में और रह के फिर हमें पता भी नहीं चला। नहीं, यानी उस समय अमेरिका के पास सिर्फ परमाणु बम था, एटम बम था। ठीक है ना, हाइड्रोजन बम, एटम बम ही बोल सकते हो, हाइड्रोजन बम नहीं, एटम बम था। तो इस समय अब रूस भी तैयार करने लगा, क्योंकि अमेरिका ने ये दुनिया को घोषणा कर दिया कि दुनिया, यानी बोल सकते हो कि वर्ल्ड का बॉस कौन, आई एम द बॉस, मैं। यानी अमेरिका अपने आप को बोला कि मैं बॉस हूं। ठीक है ना, तो रसिया इस पर क्या हो गया, चिढ़ गया, एक तरह से बोल सकते हो। तो यहीं से युद्ध का अंत होता है, दूसरा विश्व युद्ध का। दूसरे युद्ध का कहीं ना कहीं शुरुआत माना जाता है। यानी दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकल के है इससे, तो बहुत ही अधिक जान माल की क्षति हुई दूसरा विश्व युद्ध में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बना। यानी अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशन बना था। क्या बना था, लीग ऑफ नेशन, नेशन ऑफ लीग बोल दो या लीग ऑफ नेशन, वो बना था। नहीं, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक पाया, जिसके कारण एक लीग ऑफ नेशन, यानी उसको नेशनल ऑफ लीग को क्या चीज बदल दिया, यूएनओ में, राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको बदल दिया, परफॉर्म कर दिया। ठीक है ना, और एक दूसरे जो है ये बन गया कब, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बनाया गया, तो बोलोगे 1945 से बनाया गया था। ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 में ये बना। और किसको बदलकर बनाया गया था, द लीग ऑफ नेशन, जो 1919 में बना था। कई देशों को असली आजादी मिली, यानी कहने बोल सकते हो कि कई देशों को आजादी मिली। कब मिली, तो इसी के दौरान 1945 के इर्द गिर्द ही। चाइना हो, भारत हो, नहीं अफ्रीका का कई कंट्री हो, और भी बहुत सारे मतलब एक तरह से बोल सकते हो एशिया में बहुत सारे देशों को कहीं ना कहीं आजादी यहीं से मिला, इसी के आसपास, इसी के 5 साल के इर्द गिर्द ही मिल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया दो विचारधाराओं में बट गया, जो शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो यही से दूसरे विश्व युद्ध का ही परिणाम कहीं ना कहीं हमें शीत युद्ध का जन्म दिखाई देता है, या उसका उद्घोषणा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं शीत युद्ध क्या है और क्यों शुरू हुआ था। तो अभी मैंने जो बताया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए शीत युद्ध क्या है और क्यों शुरू हुआ, ये ध्यान रखिए। लिखा है द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है, ठंडा। कोल्ड का मतलब है ठंडा, ठंडा युद्ध। ठीक है, यानी ये अमेरिका का झंडा दिख रहा है, ठीक है ना, और ये रसिया यानी सोवियत संघ का बात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध जानते हैं कि क्या है, तो शुरू क्यों हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये फोटो के रूप में आपको दिखा रहा है कि यूरोपीय ये था, और ये क्या था, तो बोल सकते हो कि अमेरिकन था। अब देखिए यहां पर कि शुरू क्यों हुआ शीत युद्ध। शीत युद्ध वह स्थिति थी जब दो शक्तिशाली देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच तनाव और डर का माहौल बना रहा। यानी शीत युद्ध किसे बोलते हैं, शीत मतलब तो ठंडा, और युद्ध मतलब तो युद्ध होता ही है जो वार करता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर ठंडा वार किसको बोलेंगे, ठंडा वार उसको बोलेंगे जो लड़ाई तो हुआ लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई हुआ। क्या चीज की लड़ाई हुआ, विचारधाराओं की लड़ाई हम बोलेंगे, ना कि हथियारों की लड़ाई। समझ गए यहां पर, तो किसकी लड़ाई, विचारधाराओं की लड़ाई यहां पर हुआ। ठीक है,
शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से शुरू हुआ। नहीं, इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और रूस जो उस समय के वर्तमान सोवियत संघ में शामिल थे। कहने का मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, रूस किसमें शामिल था? सोवियत संघ में। तो इसी दोनों को बीच कहीं ना कहीं ये युद्ध माना जाता है। अमेरिकी लोकतंत्र और पूंजीवादी में विश्वास करता था। यानी अमेरिका जो है, अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवादी में विश्वास करता था, जबकि रूस जो है समाजवाद में विश्वास करता है, यानी समाजवादी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता था। समाजवादी किसको बोलते हैं और पूंजीवादी किसको बोलते हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, ठीक है ना। तो इसको हम संक्षेप में अगर बता दें, समाजवादी जो सरकार, मतलब सरकार ही सब कुछ करेगा, जबकि यानी सरकारी संस्था ही सब चीज रहेगा, जबकि पूंजीवादी में एक निजी कंपनी को बढ़ावा मिलता है। हम संक्षेप में बताया मैंने। उसके बाद दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हथियार और परमाणु बम बनाते रहे। यानी दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हथियार और परमाणु बम का एक रफ्तार चला और एक होड़ चला, जो दोनों कहीं ना कहीं रुकने का नाम ही नहीं लिया, जो अभी तक कहीं ना कहीं रुक नहीं पाया है। कहा तो जाता है कि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया, लेकिन मैं मान रहा हूं कि शीत युद्ध का अंत नहीं, वो अभी चल ही रहा है। शीत युद्ध का अंत हुआ ही नहीं है, ठीक है फिलहाल। तो इस तनाव और प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध कहा गया। यानी इसी तनाव को और इसी दुश्मनी को क्या कहा गया? एक तरह से बोल सकते हो कि शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। अब दोनों के सोच में क्या क्या अंतर थे, ध्यान रखना, दोनों के सोच में क्या क्या अंतर थे। यानी अमेरिकी क्रांतिकारी और यहाँ पर क्या है, सोवियत संघ की क्रांतिकारी, ठीक है ना, या रसिया की क्रांतिकारी, एक तरह से बोल सकते हो। सोच में क्या क्या अंतर है, देखिए। अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवादी में विश्वास करता था। रसिया जो है यानी सोवियत संघ जो है समाजवाद और साम्यवाद में विश्वास करता था। किसमें? समाजवाद और साम्यवाद में विश्वास करता था। जो वर्तमान में रसिया क्या है, तो बोल सकते हो साम्यवाद, समाजवाद और अभी साम्यवाद थोड़ा सा चीन भी है, अच्छे खासा चीन भी है, लेकिन इसमें विश्वास करता था कौन? रसिया, यानी सोवियत संघ, उस समय का क्या? सोवियत संघ। दोनों की सोच, यानी अमेरिका और सोवियत संघ की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और जब सोच अलग अलग रहेगा तो स्वाभाविक बात है एक जगह नहीं रह सकता, एक छत के नीचे भी नहीं रह सकता और एक विचार के नीचे भी नहीं रह सकता। जैसा कि आप लोग घर में भी देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर दोनों का, अगर घर में बहुत सारे जन हैं और अगर सभी का विचार अलग अलग है तो स्वाभाविक से सभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। या दो गुट का विचार है तो कुछ लोग उसके पास में रहेंगे, कुछ दल उसके पास में रहेंगे, तो भी दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकता, ठीक है ना। छत के नीचे अगर रह भी जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका विभिन्नता है देखने को मिलेगा। अब चलिए, इसका दूसरा पहलू क्या है, तो सत्ता की होड़। दूसरा पहलू क्या है? सत्ता की होड़। एक तो सोच में अंतर निकला, दूसरा है सत्ता की होड़। इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस सबसे बड़ी शक्तिशाली बन गया, शक्तिशाली देश बन गया। दोनों दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, यानी रसिया भी और अमेरिका भी दोनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। हथियारों की दौड़, इसी समय हथियार को दौर में माना जाता है। दोनों देश ज्यादा से ज्यादा हथियार और परमाणु बम बनाना चाहते थे। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि दोनों में लग रहा था कि अब न तो अब क्या हो जाएगा, हथियारों का वॉर हो जाएगा, हथियार वॉर हो जाएगा। नहीं, एक तरह से बोल सकते हो कि जो विचारधारा की लड़ाई है वो अब हथियारों की लड़ाई में बटने वाला या बढ़ने वाला या होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। इससे एक दूसरे में डर पैदा हुआ, इससे एक दूसरे में क्या हुआ? डर पैदा हुआ, और डर के कारण ही हथियार और परमाणु बम बनते गए। तो अभी अगर करीब देखोगे ना तो दोनों देश के पास लगभग 5 से 6 हजार दोनों के पास एटम बम है, समझ ना। जो अगर हम बात बोले एक बार पृथ्वी को अगर खत्म करना है ना तो 500 एटम बम काफी है। कितना? 500। पूरा पृथ्वी को खत्म करना है तो सोचो दोनों मिलकर कितने बार पृथ्वी को खत्म कर सकता है। नहीं, 10 पंच 50, यानी 5 बार दोनों पृथ्वी को खत्म कर सकता है, खत्म करने की क्षमता रखता है। बात समझे?
ऐसे बहुत सारे देश अभी एटम बम से युक्त देश हो गए हैं, लैस देश हो गए हैं, नहीं 9 से 10 देश हो चुके हैं, जिसमें एक हम भी है, यानी भारत भी है। चौथी पॉइंट क्या है? तो चौथी पॉइंट है एक दूसरे पर भरोसा ना होना, यानी अमेरिका और रूस पर एक दूसरे का भरोसा ना। दोनों देशों को लगता था कि दूसरा देश हमला कर सकता है, इसलिए भी बना रहा था, इसलिए तनाव बढ़ता गया। तनाव कम नहीं हुआ, तनाव बढ़ता, समय के साथ तनाव बढ़ते ही गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे का कभी भी सीधा युद्ध नहीं लड़ा, सीधा युद्ध नहीं लड़ा, यानी इनडायरेक्टली रूप से लड़ा। दोनों देश ने सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन डर, तनाव, प्रतिस्पर्धा बनी रही। इसी को शीत युद्ध कहा गया है, इसी को कहा गया शीत युद्ध का नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल, हथियारों का होड़, विचारों का आदान प्रदान नहीं होना, कम्युनिकेशन नहीं सही से होना, विचारों में ऊपर नीचे होना, ये अलग अलग है। दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं भिन्नताएं देखने को मिलता। सोच और सत्ता की लड़ाई के कारण, सोच और सत्ता की लड़ाई के कारण शीत युद्ध शुरू हुआ था, ये भी लिख सकते हैं। सोच या सत्ता की लड़ाई के कारण ही, या बोल सकते हो कि एक महान शक्तिशाली दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना, ये सब करने पे मजबूर कर दिया अमेरिका को भी और रशिया को भी। अब आगे लिखा हुआ है शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर के उदय के कारण। शीत युद्ध के उदय के क्या कारण है? शीत युद्ध के उदय का कारण क्या है, इसके बारे में समझिए। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, सोवियत संघ को यूएसएसआर बोला जाता है, के बीच सीधे युद्ध के बिना चला वैचारिक राजनीतिक, युद्ध के बिना चला वैचारिक राजनीति और सैन्य तनाव, इसके मुख्य कारण थे। तो यहां पर क्या हो रहा है? वैचारिक राजनीति और सैन्य तनाव था दोनों के बीच। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधा युद्ध ना होकर एक राजनीतिक, वैचारिक राजनीतिक और सैन्य तनाव का ही माहौल था, ये मुख्य कारण है। तो वैचारिक मतभेद क्या था? तो अमेरिका जो है एक पूंजीवादी और लोकतंत्र देश है, सोवियत संघ समाजवाद यानी साम्यवाद, दोनों एक दूसरे की विचारधाराओं को खतरा मानते हैं। तो सोवियत संघ पूंजीवादी को खतरा मानता है, लोकतंत्र को नहीं, पूंजीवादी को, जबकि अमेरिका समाजवाद यानी साम्यवाद को एक तरह से देश के लिए खतरा मानता है। दूसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन, यानी युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर दोनों महाशक्तियां बन गया। क्या बोल रहे हैं? दोनों महाशक्तियां बन गया। तो युद्ध के जस्ट बाद यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां बन गया। दोनों दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। दोनों क्या चाहते थे? अपना दुनिया में यानी प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, यानी कहीं ना कहीं कोई भी देश इसके पीछे रहना चाहते थे, जैसा अंग्रेजों ने किया, एक तरह से गुलाम बना के। ये भी कहीं ना कहीं इसका भी मानसिकता उसी टाइप का था कि हमारे हिसाब से चलेगा, दुनिया में जो कहेंगे वही चलेगी, अमेरिका जो कहेगा वही होगा, यानी इस किस्म का वर्चस्व अपना बढ़ाने लग गया। उसके बाद क्या है कि आपसी विश्वास पर शंका, यानी दोनों अपने आप पर या एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत अपने आप को आत्मघाती मानने लगा। युद्धकालीन सहयोग अस्थायी था, एक दूसरे की नीतियों पर लगातार संदेह बना रहा, यानी जो नीति अमेरिका बना रहा था या जो नीति रशिया बना रहा था वो अमेरिका ने विश्वास कर रहा था, और जो नीति अमेरिका बना रहा था वो रशिया ने विश्वास कर रहा था। परमाणु हथियारों की होड़, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग और फिर यूएसएसआर का परमाणु शक्ति बनना, यह भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि युद्ध का ही बिगुल बजना, या हथियारों का होड़ बोलो या देशों का वर्चस्व, हथियारों की दौर में तनाव बढ़ा दिया, यानी इसी के बीच को तनाव बढ़ा दिया। हथियार जितना बनाते गए एक दूसरे पर बोझ ये रहा कि अब हो जाएगा वॉर, तब हो जाएगा हथियारों की वजह से, ठीक है ना। अब क्या है? यूरोप का विभाजन होता है, पश्चिमी यूरोप अमेरिका का प्रभाव, पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभाव, यानी कहने का अर्थात यह हुआ कि यूरोप जो था ये दो खंड में टूट गया, यानी यूरोप के विचारधारा जो है दो खंडों में बट गया। और एक विचारधारा यानी एक था पूर्वी विचारधारा
और एक था पश्चिमी विचारधारा। किसका पश्चिमी? और तो यूरोप का पश्चिमी विचारधारा, पूर्वी विचारधारा। तो यूरोप का जो पश्चिमी इलाका था या देश बोल सकते हो, ये अमेरिकी गुट में गया। अमेरिकी गुट और पूर्वी सोवियत संघ, सोवियत संघ के गुट में। नहीं, इसको पहली दुनिया का भी संज्ञा दिया जाता है, ऐसी दूसरी दुनिया का भी संज्ञा दिया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। यहीं से बंटने लगा। पश्चिमी यूरोप अमेरिका का प्रभाव था और पूर्वी यूरोप पर सोवियत का प्रभाव था। छठा में मार्शल योजना बनाम कोमिन फ्रॉम या कोमेकोन, इसका मतलब क्या है, इसको समझाते थोड़ा समझिए। मार्शल योजना जो है अमेरिका ने चलवाया था। मार्शल योजना कौन चलवाया था? अमेरिका ने चलवाया था। यानी अमेरिका की आर्थिक मदद थी मार्शल योजना। यानी कौन सी योजना थी, इसमें क्या थी? तो अमेरिका की मार्शल नामक जो राजनेता के द्वारा बोल सकते हो या लोगों के द्वारा जो बोल सकते हो, वो एक नाम था मार्शल। उन्होंने एक योजना लाए जो दूसरे विश्व युद्ध में जितना भी जख्मी लोग थे या देश की आर्थिक व्यवस्था जो खराब हो गई थी उसको मदद करने के लिए। नहीं, पैसे से मदद हो या बहुत सारे चीजों से, खाद्यान्न से मदद हो, उसको मदद किया। और इससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी यूरोप था उसके प्रभाव में आ गया, कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव में आ गया। और इसी को बोला जाता है कि मार्शल योजना ने कहीं ना कहीं इस पर दबाव डाला। तो अमेरिका की एक आर्थिक मदद थी जिसका नाम है मार्शल योजना। क्या है? मार्शल योजना। यूएसएसआर ने इसे अपने खिलाफ माना और वैकल्पिक संगठन बनाए। स्वाभाविक सी बात है, इस योजना के तहत कहीं ना कहीं लोगों का, मनुष्य का कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, ये तो हेल्प कर रहा था। लेकिन सोवियत संघ या रशिया सोचने लगा कि ये हमारा क्या कर रहा है, तो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां पर चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। सातवां क्या बोल रहा है यहां पर कि सातवां सैन्य गुटों का गठन। सैन्य गुटों का गठन का बारे में बात कर रहा है। यानी सबसे पहले अमेरिका सैन्य गुट बनाता है जिसका नाम है नाटो। ये अमेरिकी गुट था। ये कौन सा गुट था? अमेरिका गुट था। उसके बाद दूसरा क्या है? वार्सा पैक्ट, जो सोवियत सोवियत समर्थित गुट है और ये अमेरिकी समर्थित गुट है। यानी सैन्य गुट अगर जो था अमेरिका का वो नाटो गुट था और सोवियत का जो गुट था एक वार्सा पैक्ट था। यानी सबसे पहले नाटो बनाया गया था और उसके बाद सोवियत गुट बना था। बात समझ में आना? तो ध्यान रखना, सभी गुट को हम एक वाइज देखेंगे सभी चीज का कब बना। इन सभी कारणों से दुनिया दो ध्रुवों में बट गया, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दो ध्रुव में बट गई और शीत युद्ध की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध के दौरान उपस्थित हुए संकट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान उपस्थित हुए संकट। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई ऐसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट आए जिनसे दुनिया पर युद्ध यानी खासकर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराया। प्रमुख संकट इसी प्रकार है। यानी शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई तरह के गंभीर रूप से या अंतरराष्ट्रीय संकट आए जिनसे दुनिया पर युद्ध का खतरा कहीं ना कहीं मंडराया। और किस तरह का खतरा मंडराया? तो परमाणु युद्ध का, जो अभी तक कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा ही रहा है। प्रमुख संकट इस प्रकार है। पहला क्या है? बर्लिन का संकट। 1948 और 1949 से लेकर 1961, यानी 1948 से 1949 माना जाता है शुरुआत, और वो कब से कब तक चला? 1961 तक संकट माना जाता है। इसको किस रूप में माना जाता है तो समझाते आपको, ध्यान से समझिएगा। बर्लिन का संकट, बर्लिन का संकट क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाग में बटाया। 4 भागों में बांटने के लिए बोला है कि मुख्य रूप से आगे चलकर 2 ही भाग में बटाता है। तो पहला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के नियंत्रण में आया। 4 तो 4 आदमी थे, चारों के नियंत्रण में, क्योंकि यही गुट जीता था जर्मनी को, मतलब जीता था, मतलब दूसरे विश्व। तो 4 आदमी था इस गुट में, तो सही में बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे चलकर 2 ही गुट में बढ़ता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन सोवियत क्षेत्र में होते हुए भी
4 भागों में बटी हुई थी। पश्चिमी शक्तियां बर्लिन को पूंजीवादी मॉडल बनाना चाहते थे, यानी जो अमेरिकी शक्तियां थी वो बर्लिन को पूंजीवादी मॉडल बनाना चाहते थे, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी फैलाना चाहते थे, यानी साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। ठीक है, इसी के बीच क्या हुआ आगे चलकर, ध्यान से देखिए। पहला बर्लिन संकट यानी 1939 से 49, ध्यान से समझिएगा, पहला बर्लिन संकट। सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को नाकेबंदी कर दी। क्या बोला यहाँ पर, सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को नाकेबंदी यानी घेर दिया। सड़क, रेल, जल मार्ग बंद, ये सब क्या कर दिया, सड़क को घेर दिया, रेल को घेर दिया, जल मार्ग की घेर दिया, यानी कहीं से आने की कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आ नहीं सकता। जब आ नहीं सकता तो इसमें विचारधारा तो छोड़ो, युद्ध के एक रूप में ले लेगा। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं, ये घेरना ही क्या बोल दिए, नाकेबंदी के रूप में बोल दिया गया। ठीक है ना। उद्देश्य क्या था, यानी इसका सोवियत संघ का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था कि पश्चिमी शक्तियों को बर्लिन छोड़ने के लिए मजबूर करना। ठीक है ना, यानी नाकेबंदी करने का मतलब था कि बर्लिन ना आए, या बर्लिन में जो है छोड़कर चले जाए। कौन, तब पश्चिमी गुट का बोलते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू की, हवाई मार्ग से भोजन और सामान पहुंचाया गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि छोड़कर गया नहीं, जबकि एक आर्थिक मदद भी पहुंचाया, और साथ साथ में हवाई के दौरान ही यहां से यहां पर रहा और इसको आगे उसको सरवाइव करने की कोशिश किया, छोड़ा नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ, बर्लिन संकट का परिणाम क्या हुआ, तो देखो बर्लिन संकट का परिणाम हुआ कि सोवियत संघ को नाकेबंदी हटानी पड़ी, जर्मनी 2 देशों में बट गया। तो 4 देशों में बटने का कोशिश कर रहा था, 4 में बटने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ 2 में बटा। जो सोवियत संघ को नाकेबंदी हटानी पड़ी, जर्मनी 2 देशों में बट गया। और 2 देश कौन था, सोवियत संघ और अमेरिका। पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी के हाथ में गया, और पूर्वी जर्मनी साम्यवादी के हाथ में गया। यानी एक तरह से बोल सकते हो कि ये सोवियत संघ, जबकि ये क्या था, तो अमेरिकी गुट में पहली दुनिया और दूसरी दुनिया बटा। उसके बाद क्या है यहाँ पर ध्यान समझिए, बोला कि दूसरा बर्लिन संकट कब हुआ, 1961 में 61 में माना जाता है। तो पहला बर्लिन संकट 1948 से 49 मानी जाती है। दूसरा बर्लिन संकट कब माना जाता है, 1961 से माना जाता है। तो पहला, पूर्वी जर्मनी से लाखों लोग पश्चिमी बर्लिन भाग रहे थे। इससे रोकने के लिए 1961 में बर्लिन दीवार बना दी गई। तो ध्यान रखना कि जर्मनी में बर्लिन दीवार कब बना, बर्लिन का दीवार कब बना, कब खड़ा हुआ, तो बोलना 1961 में। बर्लिन का दीवार कब बना, 1961 में। इसको भी बर्लिन संकट ही कहा जाता है। एक तो बर्लिन का नाकेबंदी हुआ, और एक माना जाता है बर्लिन संकट। ठीक है ना, ध्यान, दीवार बना दिया जिससे पूर्वी जर्मनी से लाखों लोग पश्चिमी बर्लिन में भाग रहे थे, वो ना भाग पाए। महत्व इसका क्या है समझना, बर्लिन दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी है। यानी जो बर्लिन का दीवार है, इस पता चलता है कि ये युद्ध के कारण जो हुआ है, एक बहुत बड़ा चिन्ह या प्रतीक के रूप में इसे मान लिया जाता है। इसने यूरोप के, यानी बर्लिन यूरोप के वैचारिक विभाजन को अस्थायी रूप दे दिया। यानी जो विचार था, वैचारिक जो बात था, उसको कहीं ना कहीं एक अस्थाई में बदल दिया, अस्थाई में परिवर्तन कर दिया। इससे इधर नहीं, इससे इधर नहीं, ठीक है ना, इस रूप में उसने परिवर्तन कर दिया। तो पहला हमने देखा कि बर्लिन संकट क्या था। ठीक है, एक और संकट पहले देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा संकट क्या है, तो कोरियाई संकट। क्या है, कोरियाई संकट या कोरियाई युद्ध भी मानते हैं इसे, 1950 या 1953 का। 1953 यानी 1950 से लेकर 1953 में एक कोरिया संकट आया था। कोरिया संकट जो आज 2 कोरियों में बटा हुआ है, ये ध्यान रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 38वें समानांतर रेखा पर 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तर कोरिया साम्यवादी देश था, जबकि सोवियत संघ वह चीन का समर्थक था। यानी उत्तर कोरिया जो था सोवियत संघ और चीन का समर्थक माना जाता है, अभी भी माना जाता है,
जबकि दक्षिण कोरिया पूंजीवादी देश था और अमेरिका का समर्थक माना जाता है। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, यानी 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे कोरियाई युद्ध शुरू हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति कौन है, यानी शासक कौन है, तो क्या बताओगे? किम जोंग, जिसे सन की भी कहा जाता है, बहुत खतरनाक माना जाता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दक्षिण कोरिया की सहायता की। चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया। चीन क्या किसको समर्थन कर रहा था? उत्तर कोरिया को, तो वो भी साम्यवादी और वो भी साम्यवादी। 1953 में युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन कोई अस्थायी शांति संधि नहीं हुआ, और अस्थायी शांति नहीं हुआ, जिसके कारण अभी भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच मतभेद होते रहता है। युद्ध के बाद भी कोरिया उत्तर और दक्षिण कोरिया के रूप में विभाजित है। अभी भी विभाजित है? नहीं, विभाजित तो है ही, और साथ साथ वैचारिक विभाजित भी है, ये ध्यान रखना है। इसका क्या महत्व है, ध्यान रखिए। इसका महत्व है कि कोरिया युद्ध शीत युद्ध का पहला बड़ा, यानी कोरिया युद्ध शीत युद्ध का पहला बड़ा प्रतिनिधि युद्ध था, जिससे शीत युद्ध एशिया तक फैल गया। यानी इसी कोरिया के कारण ही शीत युद्ध कहां तक फैल गया? एक तरह से एशिया तक माना जाता है। कैसे माना जाता है कि फैल गया? तो उत्तर कोरिया जो सोवियत संघ को एक समर्थक था, और वहीं जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिकी गुट का समर्थक माना जाता है। इतना समझ गए? चलिए, तो हम लोग दो संकट को पढ़ लिए, एक बर्लिन संकट पढ़ लिए और एक कौन पढ़ लिए? कोरिया संकट पढ़ लिए। तो आगे चलकर हम वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे नहीं जाएंगे, इसी को समाप्त करते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में क्या जाना, ये ध्यान रखना। जाना कि शीत युद्ध क्या था, इसके क्या कारण थे, और इसका अंत कैसे हुआ अभी हम नहीं जाने हैं, और मुख्य रूप से अंत कैसे होगा इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिस कारण को हम अगले में पढ़ेंगे ही, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। और कोरिया संकट मैंने पढ़ा, बर्लिन संकट पढ़ा, ये आपको अच्छे से लिखना है, आपको कॉपी में नोट करना है, नोट अच्छे से बनाना है, जिससे कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो जैसे ही लेक्चर समाप्त हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, तो हम इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन देखेंगे, और साथ साथ एमसीक्यू वाला भी वीडियो आएगा। ठीक है ना? तो हम इसमें सीखे हैं, बहुत सारे चीज सीखे हैं, और यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।